अच्छा बच्चों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया में ग्रोथ से क्या मुराद हम लेते हैं? तो ग्रोथ से मुराद हम लेते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। जब भी बैक्टीरियल ग्रोथ की बात आएगी ना, फौरन आपके जहन में क्या आएगा? इंक्रीज इन नंबर। बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होना बैक्टीरिया की ग्रोथ कहलाता है। अच्छा, अब बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है, इसका नंबर कैसे इंक्रीज होता है? आपको पता है कि बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होती और मियासिस हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया हेप्लाइड होते हैं और किसी हेप्लाइड ऑर्गेनिज्म में मियासिस नहीं होती और माइटोसिस इसमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें माइटोटिक अपरेटस भी नहीं बन सकता, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती, ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होती, इसमें माइटोटिक अपरेटस बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता और ना ही प्रॉपर क्रोमोसोम होता है जैसे यूकैरियोट्स का क्रोमोसोम होता है। तो इसलिए इसमें एक खास किस्म की सेल डिवीजन पाई जाती है जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये बाइनरी फिशन क्या होता है। अच्छा बच्चों, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी सेल वाल है और सेल वाल के बाद हम इसकी बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाद इसका जो यहां पे ऐसे प्रॉपरली दिखा देंगे क्रोमोसोम है इसका, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए, मेन डीएनए। अब बाइनरी फिशन कैसे होती है? तो बाइनरी फिशन में जो पहला स्टेप होता है उसमें इसका साइज इंक्रीज होता है। सबसे पहला काम क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा बैक्टीरिया का, मैक्सिमम साइज जो इसने अचीव करना है। अच्छा बच्चे, बाइनरी फिशन जिस सेल में स्टार्ट हुई है ये वेजिटेटिव सेल है। जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती वो सेल क्या होता है? वेजिटेटिव सेल। अब इसका साइज इंक्रीज करेगा सबसे पहले। अच्छा जी, साइज इंक्रीज करने के बाद ये साइज इंक्रीज हो गया, ओरिजिनल से पहले आपने दिखाया है इसका साइज ज्यादा करके, और साइज इंक्रीज होने के बाद दूसरा काम क्या होगा? इसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा। अच्छा जी, डीएनए रेप्लिकेट करना आप अलग दिखा दें बेशक, नेक्स्ट स्टेप पे ये हम दिखा देते हैं, इसका डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा। अच्छा, जब डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, दो कॉपीज बन जाएंगी डीएनए की, तो तीसरे स्टेप पे क्या होगा? तीसरे स्टेप पे ये होगा कि इसकी सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करेगी, सेल मेम्ब्रेन इसकी अंदर को पिंच होगी। यहां पे आप देखें इसकी सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हुई, ठीक है। हम इसको अटैच कर देते हैं, दोनों साइडों से जाके ऐसे अटैच हो गई है और इससे क्या हुआ है कि डीएनए के वो जो दो मॉलिक्यूल थे, एक साइड चला गया, एक दूसरी साइड। अच्छा, जब सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे सेल वाल अंदर को ग्रो करेगी। आपने प्रॉपर ड्रा करना है, बैक्टीरिया का साइज हमेशा डायग्राम में सेम रखना है आगे तक। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन जब यहां तक आ गई है ऐसे सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद सेल वाल ग्रो करेगी अंदर को, मीन कि यहां नई सेल वाल सिंथेसाइज होगी इस तरह। अब ये क्या हो गया? दो बैक्टीरिया बन गए। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये बाइनरी फिशन कहलाएगा ये प्रोसेस। एक बैक्टीरिया से दो बन गए। फिर सुन लें, पहले साइज इंक्रीज करेगा बैक्टीरिया का, फिर उसमें डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर उसकी सेल मेम्ब्रेन पिंच होगी इनवर्ट, और फिर नई सेल वाल सिंथेसाइज होगी दोनों के बीच में, तो एक से दो बैक्टीरिया बन गए। अच्छा बच्चों, अब बाइनरी फिशन तो कंप्लीट होगी। आपने देखा जो इसका डीएनए था वही रेप्लिकेट हुआ, उसकी कॉपी बनी। अब ये जो दो बैक्टीरिया बने ये दोनों आपस में क्लोन होंगे, आइडेंटिकल होंगे, इनमें जरा भी कोई डिफरेंस नहीं होगा इनके किसी जीन के अंदर, किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर। हाँ, अगर की म्यूटेशन हो जाए तो देन देयर इज अ चांस कि इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी, अदरवाइज दोनों बैक्टीरिया एक जैसे होंगे। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिशन। और अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया इस तरह अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। तो जो चीज इसमें आपने समझनी है वो ये कि यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना लगा, तो इसको जनरेशन टाइम कहते हैं। कितना टाइम लगता है? ये बैक्टीरिया में तकरीबन इस चर्चा कुड़ाई में
20 मिनट इसका टाइम है, जनरेशन टाइम कहलाएगा। अच्छा, जनरेशन टाइम को डिफाइन किस तरह किया जाता है? कहा जाता है कि टाइम इंटरवल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। इस चीज को आपने समझना है कि ये एक बैक्टीरिया है, अभी बना है, अब इसका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, जो ही ये बना है इसका साइज इंक्रीज होगा, फिर इसमें क्या होगा, फिर इसमें डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर इसमें सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होगी, फिर इसमें सेल वाल, 2 सेल वाल बन जाएगी, मतलब सिंथेसिस होगी, तो फिर ये 2 बैक्टीरिया इससे भी बन जाएंगे आगे, इससे भी आगे क्या हो जाएंगे 2। तो जो ये बैक्टीरिया बना है इससे लेकर आगे इसकी डिवीजन तक जितना टाइम है इसको जनरेशन टाइम कहते हैं। तो बात वही हो जाती है कि यहां से स्टार्ट करें, यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा वो क्या है, जनरेशन टाइम। तो 20 मिनट लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो हर बैक्टीरिया जो ही बनता है अगले 20 मिनट बाद उससे 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। टाइम इंटरवल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। अच्छा, ये तो था बाइनरी फिशन। अब मैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़ाऊंगा आपको कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होती है। अच्छा बच्चे, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या चीज होती है इसको आपने समझना है। आपके पास ये एक पेट्री डिश है, इसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं। ये एक पेट्री डिश है और इस पेट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं। आप यहां से कुछ बैक्टीरिया को नई पेट्री डिश में लाते हैं। पेट्री डिश, इसके अंदर एगर है, ठीक है, इसके अंदर मीडियम है, ठीक है, मीडियम फूड पड़ी हुई है पेट्री डिश में। ग्लास की पेट्री डिश होती है, आपने शायद देखी हो, और उसके अंदर जेल टाइप न्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी जेल सी बनी होती है। और यहां से सपोज आपने कितने बैक्टीरिया शिफ्ट कर दिए, यहां पे 2 बैक्टीरिया शिफ्ट कर दिए। अच्छा, बैक्टीरिया जब आप यहाँ पे इस नए एनवायरनमेंट में इनको शिफ्ट करेंगे, मैं साथ साथ एक ग्राफ बनाता हूं। अच्छा, इधर नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम लेते हैं, टाइम। अच्छा, अभी कितने जी, 2 4 6 8 16 और फिर 32, इस तरह इसका इधर नंबर लिखते जाते हैं, 64 128, और इधर टाइम लिखते जाते हैं। अच्छा जी, अभी कितने 2 बैक्टीरिया हैं पेट्री डिश में। अच्छा, ये 2 बैक्टीरिया यहाँ पे काफी टाइम तक 2 ही रहेंगे, ये डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्यों काफी टाइम तक ये डिवाइड नहीं करेंगे? इनको आपने नए मीडियम में रखा है, अभी इसको अडॉप्ट करेंगे, वहां पे देखेंगे न्यूट्रिएंट कितने, और फिर अपनी पिल्ली बनाएंगे, फ्लैजेला बनाएंगे, जो भी इन्होंने बनाने हैं अपनी सारी चीजें बनाएंगे और मटेरियल स्टोर करेंगे। मेटाबॉलिज्म इनके अंदर हो रहा है, ये न्यूट्रिएंट स्टोर कर रहे हैं, ये प्रिपेयर हो रहे हैं फॉर डिवीजन, बट दे आर नॉट डिवाइडिंग। अच्छा, जब ये बैक्टीरिया किसी जगह पे मौजूद होते हैं और वो डिवाइड नहीं कर रहे अभी, तो अपना मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, डॉर्मेंट भी नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट फेवरेबल है, तो उस वक्त बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा होता। ये लेग फेज है। कौन सा फेज है ये? लेग फेज। इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज नहीं होता। अब जितना टाइम ये चलेगा इतना इस लाइन को आप आगे ले जाएं, जितने इधर मिनट्स में आप टाइम मिनट्स में लिखते हैं, जितने मिनट भी ये रहता है तो इतने मिनट आप इधर लिखते हैं, ये लेग फेज है। अच्छा बच्चे, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बैक्टीरिया डिवाइड करना शुरू करते हैं। अब ये भी डिवाइड करेगा, 2 बन जाएंगे, ये भी डिवाइड करेगा 2, अब दोनों डिवाइड हुए तो 4 हो गए, फिर 4 डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, 8 बैक्टीरिया हो जाएंगे। 8 डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएंगे। इस तरह कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो जाएंगे, फिर 32 हो जाएंगे। अब इनका नंबर बढ़ता जाएगा, तो हर 20 मिनट बाद नंबर डबल हो जाएगा। मतलब 2 थे, 20 मिनट बाद 4, फिर 20 मिनट बाद 8, फिर 20 मिनट बाद कितने हो जाएंगे? 16। हर 20 मिनट बाद इनका नंबर डबल होता जाएगा। तो ये इस तरह जाएगी कर्व, टाइम के साथ साथ ये डबल होता जाएगा हर 20 मिनट बाद। ये लॉग फेज है। ये क्या, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अच्छा, इस तरह बैक्टीरिया ग्रो करते 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 ये क्या करेंगे?
ये सारी पेट्री डिश को भर देंगे, ठीक है, इस पूरे एरिया को भर देंगे। ये कौन सा फेज है? लॉग फेज। और ग्रोथ कौन सी है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक खास टाइम इंटरवल के बाद एग्जिस्टिंग नंबर का डबल हो जाए। जैसे फिर मैं आपको बताता हूं, 2 बैक्टीरिया 20 मिनट बाद कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 40 मिनट बाद कितने हो जाएंगे? 8। और फिर 60 मिनट बाद 16, फिर 80 मिनट बाद 32। हर 20 मिनट बाद डबल, एग्जिस्टिंग नंबर का डबल। दिस इज नॉन एज एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ। अच्छा, ये लॉग फेज है, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ता जाएगा। अच्छा बच्चे, उसके बाद पेट्री डिश अब फुल हो चुकी है। आप ये देखें कि बैक्टीरिया वेस्ट मटेरियल भी तो रिलीज कर रहे हैं, सारे बैक्टीरिया वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें रिलीज कर रहे हैं जो दूसरा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही हैं, और न्यूट्रिएंट की भी डेफिशिएंसी हो रही है, स्पेस का भी मसला आता जा रहा है। जब ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ जनरेट होते जा रहे हैं तो अब बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन कैसे होगी? कि कोई बैक्टीरिया यहाँ से डेड होगा, उसकी जगह नया बन जाएगा, फिर कोई डेड होगा, उसकी जगह नया बन जाएगा। अब नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा, एग्जिस्टिंग नंबर ही मेंटेन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्टेशनरी फेज। दिस इज नोन एज स्टेशनरी फेज। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ में एक क्या आता है? स्टेशनरी फेज आ जाता है। अच्छा बच्चे, जब स्टेशनरी फेज आता है कि नए बैक्टीरिया जितने डेड होंगे इतने ही नए बनेंगे, जितने डेड होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है, न्यूट्रिएंट की बहुत कमी हो जाती है और अनफेवरेबल कंडीशंस होना शुरू हो जाती हैं। फिर बैक्टीरिया का डेथ रेट बहुत इंक्रीज कर जाता है और जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम और डेथ इंक्रीज कर जाता है। तो डेथ रेट इंक्रीज करता है, ग्रोथ रेट डिक्रीज करता है, तो फिर क्या होता है? मरने वाले बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा होगी है बनने वालों की निस्बत, तो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाते हैं। अब डिक्लाइन फेज है, ये डिक्लाइन फेज इतना नीचे इसको लाना है, डिक्लाइन, ठीक है, ये डेथ फेज। तो ये जो ओरिजिनल है वो भी नहीं रहेंगे, सबको यहां से खत्म होना शुरू हो जाएगा एक खास टाइम के बाद। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है जो आपको नजर आ रही है। दिस इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन एनी मीडियम। अच्छा बच्चे, इसीलिए अगर हम बैक्टीरिया को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ होती रहे, तो एक पेट्री डिश में जब फुल हो जाए तो दूसरे पे शिफ्ट करेंगे, दूसरी से तीसरी में, अगर हमने इनको जिंदा रखना है। अच्छा बच्चे, अब लास्ट पे हम पढ़ते हैं कंजुगेशन क्या होता है। अब बैक्टीरिया में आपको पता है कि बाइनरी फिशन से बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं उनमें जैसा ओरिजिनल बैक्टीरिया था सारों में वही कैरेक्टर जाते रहते हैं, वही कैरेक्टर जाते रहते हैं। तो आपको पता है कि जब जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आएगी तो क्या होगा? अगर एनवायरनमेंट अनफेवरेबल हुआ तो वो बैक्टीरिया उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। नए बनने वाली या प्रोजेनी में जो आगे डॉटर बैक्टीरिया उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है बाइनरी फिशन का। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि किसी टाइम पे कभी ना कभी कंजुगेशन कर लेते हैं। अब कंजुगेशन कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये जीन्स के कॉम्बिनेशन चेंज करने का एक तरीका जरूर है, लेकिन ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि एक इंडिविजुअल एग बनाता है, एक स्पर्म बनाता है, मियासिस के जरिए उनमें नए कॉम्बिनेशन आते हैं, फिर वो एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनता है, उससे नया इंडिविजुअल बनता है। तो नए इंडिविजुअल में कुछ कैरेक्टर मदर के होते हैं, कुछ फादर के होते हैं और कुछ बिल्कुल नए कैरेक्टर होते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पे कंजुगेशन क्या है? कंजुगेशन में कुछ जीन के नए कॉम्बिनेशन आते हैं बैक्टीरिया में, लेकिन इससे नई जनरेशन नहीं आती, बल्कि कुछ बैक्टीरिया में सिर्फ जीन के कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं और ना ही इसमें कोई एग स्पर्म बनते हैं और ना ही जाइगोट बनता है। अब ये किस तरह होता है? तो ये दो तरीकों से हो सकता है कि ये एक बैक्टीरिया है और ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए और ये इसका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड आप समझते हैं, छोटा सा मॉलिक्यूल है डीएनए का, और ये दूसरा बैक्टीरिया है और इसके अंदर भी क्या है जी? क्रोमोसोमल डीएनए, लेकिन इसके पास प्लाज्मिड नहीं है। सपोज इस प्लाज्मिड पे ड्रग रेजिस्टेंस का जीन है, ड्रग रेजिस्टेंस, किसी ड्रग को रेजिस्ट करने वाला जीन है, इस पे नहीं है। अब ये दोनों बैक्टीरिया हैं, अब इसकी आपको पता है ना पिल्ली, इसकी पिल्ली है, तो वो पिल्ली इसके साथ अटैच करेगा। अटैच करने के बाद ये क्या करेगा? प्लाज्मिड का डीएनए इधर एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का उधर शिफ्ट कर देगा। तो जब एक स्ट्रैंड उधर शिफ्ट करेगा तो इसके पास एक ही स्ट्रैंड रह जाएगा, ये अपना दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा और ये इधर जाके अपना दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा। तो वो प्लाज्मिड इसने इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि जो जीन इसके पास थे वो जीन इसके पास भी चले गए,
पहले ये ड्रग रेजिस्टेंट था, ये बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट नहीं था, अब इसके पास भी रेजिस्टिविटी आ गई अगेंस्ट ड्रग, तो इसने एक नया कैरेक्टर अडॉप्ट कर लिया, एक नया जीन का कॉम्बिनेशन इसके पास आ गया जो इससे पहले नहीं था। तो ये सेक्स पिल्ली की हेल्प से अपने जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये जीन भी क्रोमोसोमल डीएनए नहीं जाएगा, प्लाज्मिड वगैरह जाएंगे, या क्रोमोसोमल डीएनए की कुछ जीन कॉपी होके समटाइम जा सकते हैं। अच्छा बच्चे, इसके बाद एक और बात भी याद रखना, अगर किसी बैक्टीरिया में पिल्ली नहीं है तो फिर क्या होगा, ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, और मैंने सेल मेम्ब्रेन ऊपर नहीं दिखा देता हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसका ये क्रोमोसोमल डीएनए, और ये इसका प्लाज्मिड है, और दूसरे में प्लाज्मिड नहीं है। तो ये एक और तरीका है, ठीक है। दोनों की सेल वाल तो आपको पता है पोरस होती है, यहां से सेल मेम्ब्रेन इधर आएगी ऐसे, इसकी सेल मेम्ब्रेन इधर जाएगी, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनेगा, और यहां से प्लाज्मिड का इसका एक डीएनए का स्ट्रैंड उधर जाएगा, इसके पास एक ही रह जाएगा, ये भी अपना दूसरा बना लेगा, ये भी दूसरा बना लेगा, और दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब आपने देखा कि बाइनरी कंजुगेशन में बैक्टीरिया करीब आते हैं, डीएनए एक्सचेंज होता है, और फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसमें कोई नए बैक्टीरिया नहीं बने, वही एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया में इसमें जो कैरेक्टर नहीं थे वो आगे, और इसमें जो नहीं थे वो आगे, सिर्फ ये पिली की हेल्प से हुआ, ये विदाउट पिली भी ये काम हो सकता है। दिस इज कंजुगेशन। तो ये थोड़ा सा आपके सिलेबस में था, मैंने इसलिए डिटेल में डिस्कस नहीं किया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये क्योंकि एफएससी की पंजाब टेक्स्ट बुक की बायोलॉजी से हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर किसी को मजीद कुछ समझना है इसके अलावा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।